हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और एक बार मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके ही चैनल पर। आपकी जो कक्षा 10 में जो दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला, उसी से जुड़ी हुई पोयम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, जिसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। इस पोयम के माध्यम से पोइट यह बताना चाहते हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कोई कितना भी पावरफुल हो, यदि उसको कैद कर लिया जाए तो उसकी जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां उसके किसी काम की नहीं रह जाती। उसको जहां पर भी कैद कर लिया जाता है उसकी शक्तियां भी उन्हीं सलाखों के पीछे, उन्हीं चहार दीवारियों के पीछे कैद हो जाती है। यहाँ पर कवि ने एक बाघ का वर्णन किया है। ए टाइगर, ए माने एक, टाइगर माने बाघ, इंदाजू माने जो चिड़ियाघर। आप लोग अक्सर जो चिड़ियाघर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के आप लोग तो तरह तरह के जानवरों को देखते हैं। आप बाघ को भी देखते हैं। वह बाघ जो जंगल में होता है तो वह पूरी तरह से वह शक्तिमान होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। उसकी एक ही दहाड़ से, एक ही गुर्राहट से पूरा जंगल हिल जाता है। लेकिन जब उसी बाघ को चिड़ियाघर में कैद कर लिया जाता है तो उसकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। उसकी पूरी शक्ति जो बाघ का पिंजड़ा होता है उसी में जो कैद होकर के रह जाती है। साथ में उस बाघ जो कैद है पिंजड़े के अंदर, उस बाघ को तो सभी लोग पास से देखते हैं, कोई नहीं उससे डरता। यहाँ तक कि बच्चे भी उसके कंकड़ फेंक करके मार देते हैं। और वही बाघ जब जंगल में होगा तो उसकी एक गुर्राहट से, एक दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल हिल जाता है और वहाँ के सभी पशु पक्षी सब अपने अपनी जगहों पर जाकर के छिप जाते हैं, क्योंकि बाघ आ चुका है। तो आते हैं जो आपकी पोयम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, इसमें 5 स्टैंजा हैं। ये पोयम बड़ी है और इसके पहले हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और एक बार मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके ही चैनल पर। आपकी जो कक्षा 10 में जो दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला, उसी से जुड़ी हुई पोयम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, जिसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। इस पोयम के माध्यम से पोइट यह बताना चाहते हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो,
कोई कितना भी पावरफुल हो, यदि उसको कैद कर लिया जाए तो उसकी जो शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ उसके किसी काम की नहीं रह जाती। उसको जहाँ पर भी कैद कर लिया जाता है उसकी शक्तियाँ भी उन्हीं सलाखों के पीछे, उन्हीं चार दीवारियों के पीछे कैद हो जाती है। यहाँ पर कवि ने एक बाघ का वर्णन किया है। ए टाइगर, ए माने एक, टाइगर माने बाघ, इंदाजू माने जो चिड़ियाघर। आप लोग अक्सर जो चिड़ियाघर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के आप लोग जो तरह तरह के जानवरों को देखते हैं। आप बाघ को भी देखते हैं। वह बाघ जो जंगल में होता है तो वह पूरी तरह से जो शक्तिमान होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। उसकी एक ही दहाड़ से, एक ही गुर्राहट से पूरा जंगल हिल जाता है। लेकिन जब उसी बाघ को चिड़ियाघर में कैद कर लिया जाता है तो उसकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। उसकी पूरी शक्ति जो बाघ का पिंजड़ा होता है उसी में जो कैद होकर के रह जाती है। साथ में उस बाघ जो कैद है पिंजड़े के अंदर, उस बाघ को तो सभी लोग पास से देखते हैं, कोई नहीं उससे डरता। यहाँ तक कि बच्चे भी उसके कंकड़ फेंक करके मार देते हैं। और वही बाघ जब जंगल में होगा तो उसकी एक गुर्राहट से, एक दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल हिल जाता है और वहाँ के सभी पशु पक्षी सब अपने अपनी जगहों पर जाकर के छिप जाते हैं क्योंकि बाघ आ चुका है। तो आते हैं जो आपकी पोयम है, ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, इसमें 5 स्टैंजा हैं। ये पोयम बड़ी है और इसके पहले, चौथे और 5वें स्टैंजा में बाघ का वर्णन किया गया है जब वह पिंजड़े में कैद है। दूसरे और तीसरे स्टैंजा में बाघ यदि जंगल में होगा तो कैसा होगा, इस बारे में बताया गया है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको आपके घर से उठा करके कहीं पर कैद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। जो जंगल है वह इन जानवरों का, एनिमल्स का घर है और हम उनको पकड़ करके तो पिंजड़े में कैद कर देते हैं। और जैसे ही कैद कर देते हैं पिंजड़े में तो उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। तो आते हैं पहले स्टैंजा में। यहाँ पर क्या है, एक बाघ पिंजड़े में कैद है। लिखा है, he stalks in the vivid stripes, the few step of his cage, on pad of velvet quiet, in his quiet rage। इस स्टैंजा में जो कवि हैं वो लिखते हैं कि एक बाघ है जिसके शरीर पर जो विविध स्ट्राइप, जो विविध माने साफ और चमकदार, स्ट्राइप माने धारियां। आपने देखा होगा कि बाघ के शरीर में चमकदार पीली पीली धारियां होती हैं। तो वही भी चीज यहाँ पर लिखी गई। लिखा है विविध स्ट्राइप्स। ही माने वह कौन है, बाघ। स्टॉक्स माने शान से चलता है। स्टॉक्स माने चलना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी पहली पंक्ति में कवि लिखता है साफ और चमकदार धारियों वाला बाघ चल रहा है। कहाँ चल रहा है, द फेव स्टेप ऑफ हिज केज। फेव माने कुछ ही, स्टेप माने कदम, ऑफ हिज केज, केज माने होता है पिंजड़ा। यानी कहने का मतलब कि एक बाघ है, उस बाघ के शरीर में जो धारियां हैं वो साफ हैं, चमकदार हैं। और द फेव स्टेप ऑफ हिज केज, और वह बाघ छोटे से पिंजड़े के अंदर जो चल रहा है पर पूरी तरह नहीं चल पा रहा। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि पिंजड़ा छोटा है। इस तरह से बाघ भी जो है उस पिंजड़े के अंदर उतनी ही दूरी तक चल सकता है कि जितनी लंबाई उसके पिंजड़े की है। अर्थात बाघ जो पिंजड़े के अंदर पूरी तरह से जो तेज नहीं चल पा रहा है, न उछल पा रहा है, न कूद पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, बाघ जब पिंजड़े के अंदर चलता है तो लिखा है ऑन पैड्स। यहाँ पर पैड्स बोला गया है
बाघ के पंजे के निचले भाग को, यानी बाघ का जो पंजा है उसका जो निचला भाग है वो कैसा है? वेलवेट, वह मखमल की तरह मुलायम है। वेलवेट माने होता है मखमल और क्वाइट माने शांत। कहने का मतलब कि बाघ जब पिंजड़े में चलता है तो बाघ के पंजे का जो निचला भाग है वह बहुत मुलायम है, जिससे किसी को भी बाघ के चलने या बाघ के कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। इन हिज क्वाइट रेज, और बाघ पिंजड़े के अंदर कैद है तो वह बहुत गुस्से में है। रेज माने होता है अत्यधिक क्रोधित होना, वह बहुत गुस्से में क्रोधित है, लेकिन शांत है क्योंकि बाघ लाचार है। वह जानता है कि मैं पिंजड़े में कैद हूं और मेरे गुस्से करने का या मेरे क्रोधित होने का कोई भी यहाँ पर अर्थ नहीं है, न उसका कोई मतलब है। तो इस तरह से आपके पहले स्टैंजा में कवि जो लिखते हैं, he stalks in his wide stripes, vivid stripe, the few step of his cage, on pad of velvet quiet in his quiet rage, यानी एक बाघ जो चिड़ियाघर में छोटे से पिंजड़े में कैद है और वह उस पिंजड़े के अंदर धीरे धीरे टहलता है, चलता है। बाघ के शरीर में जो पट्टियां हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। बाघ के जो तलवे हैं यानी जो पैड्स हैं वह मखमल की तरह मुलायम है। बाघ जब चलता है तो उसके कदमों की आवाज नहीं आती है। और बाघ अत्यधिक क्रोधित है, लेकिन वह अपना क्रोध नहीं दिखाता है क्योंकि वह पिंजड़े में कैद है और वह पूरी तरह से शांत है, ऐसा वो दिखा रहा है क्योंकि बाघ लाचार है, वह कैद है। तो इस तरह से पहला स्टैंजा आपकी समझ में आया होगा। दूसरे स्टैंजा में आते हैं बेटा, तो लिखा है स्टैंजा नंबर 2 में कि अगर यही बाघ जंगल में होता। अब कवि कल्पना करता है कि अगर यही बाघ जंगल में होता, जो बाघ पिंजड़े में लाचार है, धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि कैद है और जब पिंजड़े के अंदर अधिक जगह नहीं है तो उतने में ही घूम लेता है, वह उतने में ही घूमता है। तो स्टैंजा नंबर 2 में कवि ने कल्पना किया कि यही बाघ अगर जंगल में होता तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही माने उसे और बेटा शुड बी माने होना चाहिए और लर्किंग माने होता है छिपा हुआ। इन शैडो, शैडो माने छाया, यानी कवि कहता है कि यही बाघ अगर जंगल में होता तो यह किसी झाड़ी या पेड़ की छाया के नीचे छिपा हुआ होता। लिखा है स्लिंडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। लॉन्ग माने लंबी और बेटा ग्रास माने घास। कहने का मतलब कि बाघ जो है जंगल में होता तो वह लंबी लंबी घास के बीच में छिपा हुआ बैठा होता और वह धीरे धीरे सरक रहा होता। आपका स्लिंडिंग माने होता है सरकना। और वह कहां जाता सरकते हुए? नियर द वाटर होल। नियर माने होता है के पास, वाटर होल माने पानी का स्रोत। जंगल में वह स्थान जहां पर पानी का स्रोत होता है, कोई नदी हो, कोई झरना हो, तालाब हो, जहां पर सभी जंगली जीव पानी पीने के लिए आते हैं, तो बाघ भी उसी वाटर होल के पास जाकर छिप करके बैठ जाता है और बैठ करके घात लगा करके बैठता है। काहे के लिए? शिकार करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा या कोई आपने वाइल्ड एनिमल का चैनल देखा हो, आप देखते हो कि बाघ पानी के पास झाड़ियों में छिपे रहते हैं, घास में बैठे रहते हैं और जब कोई जानवर पानी पीने के लिए आता है तो अचानक से उसके ऊपर बाघ क्या करता है? अटैक कर देता है, आक्रमण करता है और उसको अपना शिकार बना लेता है। वही बात कवि ने लिखी कि जो बाघ पिंजड़े में कैद और लाचार है, वही बाघ अगर जंगल में होगा तो ही शुड बी लर्किन इन शैडो स्लिंडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। लिखा है व्हेयर प्लम्प डियर पास। बाघ यही अगर जंगल में होता तो किसी झाड़ी के पीछे छिपा हुआ होता, पेड़ की छाया में बैठा होता। लिखा है स्लिंडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास के बीच में छिप करके धीरे धीरे सरक रहा होता और पहुंच जाता नियर द वाटर होल, यानी पानी के स्रोतों के पास, जहां पर
जो लिखा गया है आपका व्हेयर प्लम्प डियर पास, आपका प्लम्प माने मोटा ताजा, गोलू मटोलू, डियर माने हिरन, पास माने गुजरता। और उस पानी के स्रोत के पास जब कोई मोटा ताजा हिरन आकर के गुजरता, पानी पीता, तो यह बाघ उसके ऊपर अटैक करके उसको अपना शिकार बना लेता और उसको खा लेता। इस तरह से दूसरा स्टैंजा भी आपके समझ में आया होगा कि यदि जो बाघ पिंजड़े में कैद है, वह बाघ यदि जंगल में होता तो वह किसी पेड़ की छाया या झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ बैठा होता, लॉन्ग ग्रास और लंबी लंबी घासों के बीच में छिप जाता। वहीं पर सरकते हुए, घात लगाते हुए वह जो किसी झरने या तालाब या नदी के पास पहुंचता और पहुंच करके वहां पर आने वाले जो भी जानवर हैं, लाइक जो डियर यानी मोटे ताजे हिरन, पर अपना निशाना साधता और उसको अपना शिकार बना लेता। लेकिन वही बाघ जब पिंजड़े में कैद है तो वह लाचार है, ना तो किसी का शिकार कर सकता है, ना अपना जो है क्रोध दिखा सकता है। आते हैं स्टैंजा नंबर तीसरे में। इसमें भी बताया गया कि ही शुड बी इस नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एंड। ही माने उसको, शुड बी माने होना चाहिए, शुड बी माने होना चाहिए, स्नार्लिंग माने होता है दहाड़ना या गुर्राना। यही बाघ अगर जंगल में होता तो यह गुर्रा रहा होता, दहाड़ रहा होता। अराउंड हाउसेस, अराउंड माने चारों तरफ, हाउसेस माने घरों के, और घर कहां पर है? एट द जंगल्स एज, जंगल्स माने जंगल, एट माने पर और एज माने किनारा। यही बाघ अगर जंगल में होता तो यह जंगल के किनारे बने हुए जो घरों के आसपास जाता और वहां पर दहाड़ता। बाघ जो है घरों के पास क्यों जाता? बाघ तो जंगल में रहेगा, जंगल में शिकार करेगा। यहाँ पर कवि का यह आशय है कि मनुष्य जंगलों को काटता जा रहा है और जंगलों में अपने मकान बनाता जा रहा है, जिससे क्या होगा कि ये जो जंगली जानवर हैं, इनका घर तो जंगल है और इनके घर को मनुष्य समाप्त कर रहा है, अर्थात जंगल को समाप्त कर रहा है और जंगलों में खुद घर बना रहा है। जब इन जानवरों के लिए, बाघों के लिए जंगल में जगह नहीं बचेगी, भोजन नहीं बचेगा, तो मजबूरी में ये सभी जानवर जो मनुष्य की बस्तियों तक आएंगे और वहां पर गुर्राएंगे और उन बस्तियों में रहने वाले लोगों को डराएंगे भी, शिकार भी करेंगे। तो कवि का दूसरा आशय ये भी है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। वही बाघ जो पिंजड़े में कैद है, अगर वह जंगल में होता तो वह जंगल के किनारे बने हुए घरों के पास आता और वहां पर जोर से दहाड़ता, जिससे पूरी बस्ती में हलचल मच जाती। और क्या लिखते हैं जो कवि तीसरी लाइन में, तीसरे स्टैंजा की, बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, लिखा है यहाँ पर बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। बेरिंग माने होता है खोल करके दिखाना, हिज माने अपने, व्हाइट माने सफेद, फैंग्स माने नुकीले दांत। जो बाघ के मुंह में यहाँ पर दो जो है नुकीले दांत होते हैं, नोकदार, तो बाघ अपने मुंह को खोलता और खोल करके अपने दोनों नुकीले दांतों को दिखाता। क्यों दिखाता? लोगों को डराने के लिए। और क्या करता? लिखा है यहाँ पर हिज क्लाउस, हिज माने अपने और जो है क्लॉज माने होते हैं पंजे या नाखून। बाघ के जो पंजे होते हैं वह अपने पंजों में जो नाखून हैं उन नाखूनों को बाहर निकालता। ये जितने भी आपके जो बिल्ली प्रजाति के होते हैं, इनके नाखून जो है छिपे रहते हैं। जब शिकार करते हैं बेटा, तब ये नाखूनों को बाहर निकालते हैं, जो लगभग 1 या 2 या 3 इंच बड़े होते हैं, और उन नाखूनों को ये अपने शिकार के शरीर पर गड़ा देते हैं, जिससे कि शिकार इनकी पकड़ में आ जाता है। तो वही कवि कह रहा है यहाँ पर हिज क्लॉज, हिज माने अपने और जो है क्लॉज माने पंजे या नाखून। तो बाघ जो है वह अपने व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद
नुकीले दांतों को खोलता, अपने पंजों के नाखूनों को बाहर निकालता, और लिखा है टेरोराइजिंग। टेरोराइजिंग माने होता है डराता या भयभीत करता या आतंकित करता द विलेज, गांव के लोगों को। बाघ अपने नुकीले दांतों को दिखाता, पंजों को दिखाता और गांव के लोगों को जो है टेरोराइजिंग, उनको जो है उनको डराता या भयभीत करता। तो इस तरह से तीसरे स्टैंजा का अर्थ है कि जो बाघ अभी चिड़ियाघर में कैद है, पिंजड़े के अंदर, उसकी दयनीय स्थिति है, वही बाघ अगर जंगल में होता तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज, टेरोराइजिंग द विलेज। कहने का मतलब है कवि का कि वह बाघ अगर जंगल में होता तो वह जंगल के किनारे बसे हुए घरों तक पहुंचता, बस्तियों में पहुंचता और वहां पर जोर से दहाड़ता, जिससे बस्तियों के लोग डर जाते। बाघ अपने मुंह को फैला करके अपने दो नुकीले दांतों को दिखाता, अपने पंजे को उठा करके अपने नाखूनों को दिखाता और लिखा है टेरोराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को डराता और वहां पर शिकार करता अगर यही बाघ जंगल में होता। लेकिन इसके विपरीत बाघ कहां पर है? चिड़ियाघर में। अब आते हैं चौथे स्टैंजा में। तो यहाँ पर फोर्थ जो आपका स्टैंजा है उस पर कवि यह बताना चाहता है लेकिन, बट माने लेकिन, बात बनते बनते जब बिगड़ जाए तब वहां बट का प्रयोग। बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। इस चौथे स्टैंजा में पॉइंट फिर से आ गया चिड़ियाघर में। जो बाघ घास के बीच में छिपा होता, जो बाघ हिरन का शिकार करता, जो बाघ बस्तियों में जाता और बस्तियों के लोगों को डराता, उस बाघ को पकड़ लिया गया। और क्या किया गया? ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। ही माने उसको, लॉक्ड माने बंद कर दिया गया, इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट माने होता है आपका मजबूत, यानी कंक्रीट यानी लोहे, सीमेंट और दूसरी चीजों से बनाया गया, सेल माने पिंजड़ा। यानी बाघ को एक कंक्रीट से बने हुए, अच्छा यहाँ पॉइंट ने कंक्रीट क्यों लिखा? क्योंकि बाघ को हम लकड़ी के पिंजड़े में बंद नहीं कर सकते, तोड़ करके बाहर आ जाएगा, बहुत शक्तिशाली होता है बाघ, इसलिए बाघ को पकड़ा गया, लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। और बाघ को एक कंक्रीट के यानी बहुत ही मजबूत पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया गया। जब उसको बंद कर दिया गया तो हिज स्ट्रेंथ, हिज माने उसकी, स्ट्रेंथ माने शक्ति, बिहाइंड माने पीछे, बार्स माने सलाखें। जैसे ही बाघ को पिंजड़े के अंदर बंद किया गया तो बाघ की जो शक्ति है वो भी पिंजड़े के सलाखों के पीछे कैद हो जाती है। बार्स माने सलाखें। सलाखें क्या होती हैं? जो बेटा पिंजड़े पर मोटी मोटी रॉड पड़ी होती हैं, लोहे की सरिया होती हैं, उसको कहते हैं सलाखें। बाघ को कंक्रीट के सेल में बंद कर दिया गया और इस तरह से बाघ की जो शक्ति है वह भी सलाखों के पीछे कैद हो जाती है। जो बाघ अभी गांव वालों को डरा रहा था, मोटे मोटे हिरणों का शिकार कर रहा था, अब वह बाघ कैद हो चुका है, उसकी शक्ति भी कैद हो गई है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टाल्किंग माने चल रहा है, लेंथ माने लंबाई, ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े के। यानी जो बाघ जंगल में छलांगे लगाता था, उछलता था, अब वह बाघ उस कंक्रीट के पिंजड़े के अंदर धीरे धीरे टहलता है। क्यों टहलता है? क्योंकि वहां पर बहुत से विजिटर उसको देखने के लिए आते हैं, जिससे उसकी शांति भंग होती है और वह बाघ शांति न पाने की वजह से पिंजड़े में टहल रहा है। और टहलता कितना है? जितना पिंजड़े की लंबाई और चौड़ाई है। अर्थात बाघ को उस कंक्रीट के छोटे से पिंजड़े में टहलने में भी दिक्कत है, वह केवल उतने में ही घूम लेता है
और बाघ अब खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि बाघ का घर तो जंगल है, वह जंगल में प्रसन्न था, अपने जो परिवेश में वह खुश था, अपने माहौल में खुश था। लेकिन उस बाघ को पकड़ा गया, लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, उसको कंक्रीट से बने हुए पिंजड़े में कैद कर दिया गया। इस तरह से बाघ की जो पूरी की पूरी शक्ति थी वह भी सलाखों के पीछे कैद हो जाती है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ केज, बाघ अब पिंजड़े के अंदर ही टहलता है। और लिखा है इग्नोरिंग विजिटर। तो विजिटर क्या होते हैं? जो बेटा चिड़ियाघर में जो है जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, टिकट लेते हैं और बाघ को पास से देखते हैं। लोग तो बाघ को देख रहे हैं गौर से, लेकिन बाघ क्या करता? इग्नोरिंग, वह किसी भी विजिटर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जो चिड़ियाघर में बाघ को देखने गए हैं उनकी तरफ बाघ बिल्कुल नहीं देखता है, इग्नोर करता है उनको, क्योंकि बाघ नाखुश है। और दूसरा कारण ये भी है कि रोज प्रतिदिन बहुत से लोग उसको देखने जाते हैं, तो बाघ भी ऊब चुका है, बोर हो चुका है, इसलिए वह किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है। और इसके बाद अब आते हैं इस पोयम के अंतिम स्टैंजा में, स्टैंजा नंबर 5। रात का समय है, अभी भी बाघ को शांति नहीं मिल रही है, बाघ बैठा नहीं है, बाघ सो नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही माने वह कौन? बाघ। हियर्स माने सुनता है, लास्ट माने अंतिम, वॉइस माने आवाज, एट नाइट माने रात के समय। रात के समय बाघ एक अंतिम आवाज को सुनता है। वो आवाज किसकी है? द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार क्या होती है? बेटा चिड़ियाघर में कुछ लोग कार में बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके पूरे चिड़ियाघर का निरीक्षण करते हैं कि कोई भी जानवर पिंजड़े से बाहर तो नहीं निकल आया, वह जो है आक्रमण कर दे या भाग जाए। तो इसलिए उनके रख रखाव के लिए, देखने के लिए एक कार होती है जिसको कहते हैं पेट्रोलिंग कार। तो यहाँ पर बाघ जो है पेट्रोलिंग कार की अंतिम आवाज को रात में सुनता है। कहने का मतलब बाघ अभी भी नहीं सो पा रहा, क्योंकि पेट्रोलिंग कार की जो आवाज है, उसका जो सायरन है, वह बाघ को फिर से विचलित करता है। फिर बाघ क्या करता है? एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स माने घूर करके देखता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट आइज माने चमकदार आंखों से। बाघ जो है अपनी चमकदार आंखों से देखता है। क्या देखता है बाघ? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और क्या देखता है? बाघ देखता है चमकदार तारों को, चमकते हुए तारों को, क्योंकि रात का समय है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर चमकदार आंखों से क्या मतलब है? आपने देखा होगा, जो बिल्ली है, कुत्ता है, जो जानवर होता है, रात के समय जब इनकी आंखों पर कोई प्रकाश पड़ता है तो इनकी आंखें चमकने लगती हैं। वो बेटा वो ब्राइट हो जाती हैं। अर्थात बाघ रात के समय जैसे ही पेट्रोलिंग कार की लाइटें इसकी आंखों पर पड़ती हैं, तो बाघ देखता है अपनी चमकदार आंखों से आसमान में चमकते हुए तारों को। इसका मतलब है कि बाघ दुखी है। वह चमकते हुए तारों को देख करके सोचता है कि मैं तो कैद हूँ, लेकिन आप लोग आजाद हैं, आप चमक रहे हैं। इस तरह से कवि हमको यह शिक्षा देना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि यदि हम जो किसी के भी जीवन में दखल देंगे तो उसे तकलीफ होगी, क्योंकि पशुओं का, जानवरों का जो घर है वह घर जंगल है, और वो बाघ जंगल में ही प्रसन्न है। हमें उनको अपनी खुशी के लिए पिंजड़ों में कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जो जानवर है जिसको हमने कैद किया है वह अपने घर में, जंगल में अधिक प्रसन्न है। हमें उसे बिल्कुल कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि न तो हमें अधिकार है कि हम किसी की आज़ादी में दखल डालें, और जब हम किसी पशु या जानवर को पिंजड़े में
कैद करते हैं तो हम तो खुश होते हैं, लेकिन उस जानवर का जीवन बड़ा ही नारकीय हो जाता है। तो कभी हमको यह संदेशा देना चाहता है कि हमें तो कभी भी किसी भी पशु पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। और दूसरा संदेश यह देता है कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, यदि इसको कैद कर लिया जाता है तो उसकी पूरी शक्ति भी उसी पिंजरे में या उसी कोठरी में या उसी कमरे में कैद हो जाती है। सपोज करिए आप अपने घर में प्रसन्न हैं, अपने माता पिता के साथ हैं और आपको कोई ले जा करके किसी कमरे में कैद कर दे और वहाँ पर आपसे कहे कि खुश हो, बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, लेकिन आप वहाँ पर बिल्कुल प्रसन्न नहीं रहेंगे। इस तरह से आज हमने पढ़ी ए टाइगर इन द जू, जो कक्षा 10 की जो पोयम है, और मैं आशा करता हूँ कि यह पोयम आपके समझ में पूरी तरह से आ गई होगी। ऐसे ही आप लोगों को अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो है लेसन्स या चैप्टर देखना हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। जो आपका ही चैनल है द्विवेदी इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।